अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, मुल्क में हम देख रहे हैं कि एक सियासी हलचल तो है, कुछ ना कुछ रोज़ हम खबर सुन रहे होते हैं, किसी के आने की, किसी के जाने की, और इसके साथ साथ ये भी बातें हो रही होती हैं कि जनाब हुकूमत जो है उसने मईशत को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से अवाम बड़े नाखुश हैं। और इसके साथ साथ हुकूमत ये बता रही होती है कि उसकी क्या मजबूरियां हैं और कैसे वो आगे चीज़ों को संभाल सकेगी। इस सारे हंगाम में एक सर्वे भी सामने आया है एप्सोस का, जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो हैं फिगर्स मुझे तो नज़र आ रहे हैं। 1100 अफराद से ये सर्वे किया गया, जिसमें हुकूमत से जो 55% अफराद हैं वो नाखुश दिखाई दिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि हुकूमत से तो नाखुश हैं ही हैं, अपोजिशन से भी नाखुश हैं। 56% अफराद ऐसे निकले जो कि अपोजिशन से भी नाखुश थे। और इसके साथ साथ अवाम बैक वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों से हमें मायूस नज़र आ रहे हैं इस सर्वे में, क्योंकि जो मुख्तलिफ सवालात उनसे किए गए, तो अगर वो इस गवर्नमेंट से ये बहुत होपफुल नहीं है कि जनाब ये चीज़ें बेहतर कर पाएंगे, तो उन्हें अपोजिशन से भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि अगर ये भी इक़्तिदार में आएंगे तो कुछ ख़ास बेहतर हो जाएगा। बहरहाल मुख्तलिफ हवालों से जब सवाल किए गए, जिसमें कोविड से हैंडलिंग जो हुकूमत की है उसके हवाले से भी, और उसके साथ साथ जो ओवरऑल बात की जाए अगर इकॉनमी के हवाले से, महंगाई के हवाले से, तो लोगों ने जाहिर है कि इस तरह का ही तासुर दिया मेजॉरिटी ने कि जनाब हुकूमत की कारकर्दगी तवक्को के मुताबिक नहीं थी और ये कि जनाब हम मायूस हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात से कि ख़ास तौर पर NCOC की कारकर्दगी से मुतालिक भी जब सवाल किया गया तो 40% पाकिस्तानियों ने ये कहा कि जनाब ये भी ख़राब कारकर्दगी थी, जबकि हुकूमत जो है हमेशा इसको बड़ा अपना एक अचीवमेंट के तौर पर शो करती है कि हमने कोविड को बहुत बेहतर हैंडल किया और इंटरनेशनली भी उसको रिकग्नाइज़ किया गया और यकीनन किया गया, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन अवाम क्यों फिर मुतमईन नहीं है, ये भी एक अजीब सी आयरॉनिक सी सिचुएशन है। तो बहरहाल जनाब इस सर्वे में जो चीज़ें सामने आई हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आइंदा अपोजिशन और हुकूमत किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी, वो कहते हैं आ रहे हैं, ये कहते हैं हम ला रहे हैं, और आगे शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए क्या सूरत हाल होगी केसेस के हवाले से। तो बहुत सारे मामलात हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, और आज ख़ास तौर पर हमें तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब ने वक्त दिया है, तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। हसन खावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया भी कहेंगे और आपको वेलकम भी कहेंगे शो में, और आपसे मुख्तलिफ उमूर पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर ऐसा मुझे मार्जिन दें तो मैं ज़रा एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी, हिलाली साहब का भी, इमरान साहब का भी, ख़ास तौर पर जो एप्सोस का सर्वे है, और उसके बाद फिर हम सभी आपसे सवाल करेंगे और आप जवाब दीजिएगा। पहले मैं हिलाली साहब की तरफ जाऊँगी। हिलाली साहब, आपके लिए ये जो एप्सोस का सर्वे है, ये कोई आयरॉनिकल चीज़ है, कोई इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो एस्टॉनिशिंग हैं आपके लिए, हैरत की बात है, या एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था जैसे हैं रिज़ल्ट्स? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये कमाल की बात है। कहा है 46%, कितना 55% खुश नहीं है। मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड इन्फ्लेशन, रिकॉर्ड इलनेसेस और फ्रैंकली इंस्टेंसेस हैं ऑफ बैड गवर्नेंस और बैड परफॉर्मेंस, और फिर भी 46% लोग सिर्फ 44% लोग आर हैप्पी। इसके मतलब ये है कि भाई एक अच्छा साल अगर इमरान खान को मिल जाए तो ये तो 70% ले जाएगा। अच्छा। माने इस आदमी के इसकी पॉपुलैरिटी और इसका करिश्मा और द वे ही हैज सोल्ड हिमसेल्फ टू द पब्लिक, मैं समझता हूं ऐसे माहौल में अगर इतनी कम अनपॉपुलैरिटी है तो मेरे ख्याल में अगर एक अच्छा साल इसको मिल जाए तो बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। इमरान साहब, हिलाली साहब को तो पॉपुलैरिटी अच्छी लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया पे पॉपुलैरिटी हमें बहुत अनपॉपुलर लग रही होती है, गवर्नमेंट भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी, लेकिन इन जनरल पब्लिक जो है उसकी क्या सेंटिमेंट ऐसे ही है जो कि हमें सर्वे में नज़र आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है इस सर्वे के हवाले से। पहली बात, इस पॉपुलैरिटी पे ले लेते हैं। एक सर्वे सितंबर में भी आया था, यानी तकरीबन 3 महीने पहले। वो उस सर्वे का अगर इस सर्वे से मुआजना करें तो उसमें वो गैलप सर्वे था बाय द वे, उसमें 45% लोग जो थे वो नाखुश थे हुकूमत की कारकर्दगी से।
और अगर अब देखें तो 55% लोग नाखुश हैं। यानी अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हुकूमत से नाखुश होने वाले अफराद की तादाद में 10% इजाफा हो गया, जो इमरान खान साहब के लिए और उनकी हुकूमत के लिए अलार्मिंग ज़रूर होना चाहिए कि क्या वजह है कि लोग उनकी हुकूमत से नाखुश होते जा रहे हैं। दूसरी बात ये देखें, ये सर्वे जो हम स्पेशली जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं, अगरचे इसका सैंपल साइज छोटा है, लेकिन इस सर्वे ने पाकिस्तानी रियासत के दो बड़े अहम सतून जो है ना उनके हवाले से बड़ी एक तशवीशनाक लहर जो है ना वो दोहरा दी है। एक है हमारा निज़ाम इंसाफ और दूसरा है सियासी निज़ाम। अगर निज़ाम इंसाफ की बात करें, देखें ये दोनों निज़ाम मिलके किसी भी मुआशरे में, ख़ास तौर पे जमहूरी मुआशरे में अंदरूनी तौर पे मुस्तहकम रखने के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि अदलिया की कारकर्दगी को 47% पाकिस्तानियों ने तौक़ात से ख़राब करार दिया। यानी 47% पाकिस्तानी हमारी अदलिया की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हैं। अच्छा, इसी तरह सियासत का आपने खुद बता दिया कि हुकूमत से 55% और अपोजिशन से 56%। इसका मतलब ये हुआ कि अवाम का एतमाद जमहूरियत से या सियासी जमातों से उठता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी इस सिस्टम से लोग बेजार हो रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बैड गवर्नेंस है, उसकी वजह बढ़ती हुई महंगाई है, उसकी वजह आपसी हुकूमत और अपोजिशन दोनों की आपसी लड़ाइयाँ ज़रूर हैं। और अवाम ये समझते हैं कि असल जो इश्यूज थे उनको एड्रेस ही नहीं किया गया। ठीक है, चलिए आपने तो बड़ी अच्छी वजूहात बता दी हैं, लेकिन क्या हसन खावर साहब भी यही वजूहात समझते हैं या नहीं, उनसे मैं जानूंगी। इप्सॉस का सर्वे जो बता रहा है हसन खावर साहब, आपके लिए परेशान कुन है या फिर हौसला अफजा है? और आपके नज़दीक जो 55% अवाम आपसे नाखुश हैं, उसकी क्या वजूहात हैं? शुक्रिया समीना। देखें, बात ये है, मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि जो पिछले 3 साल हुकूमत के गुजरे हैं, ये आप किसी भी हिसाब से देख लें तो हमें बेशुमार क्राइसिस का सामना करना पड़ा। आपके सामने है कि 1 in a 100 year क्राइसिस है कोरोना। पूरी दुनिया बंद हुई, हमें भी लॉकडाउन्स करने पड़े, उससे इकॉनमी भी इम्पैक्ट हुई। और अभी दुनिया भर में जो ग्लोबल सप्लाई चेन की डिस्टॉर्शंस हैं, जो कमोडिटीज़ की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जो इन्फ्लेशन है, उसमें बहुत बड़ा किरदार ये जो पोस्ट कोरोना फैक्टर्स हैं उनका है। इसी तरह आपको पता है कि जैसे ही ये हुकूमत आई, ये बात वाज़ेह थी कि हमारी मईशत साल में थी कि हमें IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा। और IMF के प्रोग्राम में जाकर जाहिर है कि अपने आप को ज़्यादा डिसिप्लिन करना पड़ता है, फिस्कल डिसिप्लिन लाना पड़ता है, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो FATF का सिलसिला था, वो तलवार भी हमारे सर पर लटक रही थी, तो बहुत बड़ा चेंजेस भी लानी थी, क्रैक डाउन्स भी करने थे, ये सारा कुछ करना था। अच्छा, किसी भी एक चलते मुल्क के लिए इतने क्राइसिस से पैर दर पैर निपटना एक मुश्किल काम है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप मुश्किल फ़ैसले करने का हौसला रखें, हिम्मत रखें, मसल रखें। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने की है। जो भी हुकूमत होती है, जो कुछ भी बुरा होगा, ज़ाहिर है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती है और आनी भी चाहिए। लेकिन ये जो तमाम चारों क्राइसिस से निपटने के लिए मुश्किल फ़ैसले किए गए, उसके बावजूद मैं समझता हूँ जो ज़फ़र हिलाली साहब ने बात की कि 55% लोग जो हैं उन्होंने कहा कि जी हम नहीं सेटिस्फाइड या नहीं खुश। लेकिन अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी, अगर हुकूमत क्राइसिस से निपट रही थी तो एक इनकम्बेंसी फैक्टर तो था। उसी तरह अपोजिशन को एक इनकम्बेंसी का एडवांटेज था कि वो गवर्नमेंट में नहीं थे। लेकिन तमाम जमातें मिल के ज़्यादा लोग अपोजिशन से ना खुश है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक आई ओपनर है। क्योंकि हमें तो ये पता है कि हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं और आगे इंशाल्लाह उसका फल जो है वो लेने का टाइम आएगा और वो हम लेंगे। और इंशाल्लाह आगे आने वाला टाइम बेहतर है। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाला टाइम कहीं वैसा फल तो नहीं मिलेगा जैसा KP के बल्दियाती इंतखाब में मिला है, वैसा फल तो नहीं मिल जाएगा कहीं आप लोगों को? नहीं, देखें, मैं आपको ना KP के बल्दियाती इंतखाबात की भी एक बात बता दूं कि अभी इस वक्त जो है ना, हम लोग हमारा जो इन्फ्लेशनरी साइकिल है उसके भी पीक के ऊपर थे। अब हमारे जो बड़े प्रोग्राम्स हैं वो रोल आउट भी हो रहे हैं। जो मुश्किल पॉलिसियाँ थी उसका फल भी आगे मिलना है। तो इंशाल्लाह ये हालात बेहतर होंगे और मैं समझता हूँ कि खान साहब की पॉपुलैरिटी, PTI की पॉपुलैरिटी आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ेगी। और अपोजिशन के बारे में मेरा ये ख्याल है कि अगर इस वक्त पे जब हुकूमत के लिए मुश्किल तरीन क्राइसिस थे, अगर 56% लोग उनसे नाखुश हैं, तो जैसे जैसे हमारी हुकूमत का ग्राफ ऊपर जाएगा उनका ग्राफ मज़ीद नीचे जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये बात बड़ी वाज़ेह है
and it is written on the wall. अच्छा हसान साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बताया। मैं आपसे सिर्फ एक बात समझना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि ये जो महंगाई के इशारे हैं वो 21 माह में इस दफ़ा जो आए हैं वो बुलंद तरीन सतह पे हैं, 12.3%। हम जब आम आदमी से बात करते हैं, आप क्योंकि बड़े आदमी हैं, वानों में बैठ के आम आदमी से कब मुलाकात होती है, हम क्योंकि फर्शी आदमी हैं तो आवाम से ज़्यादा मुलाकात होती है, हम आदमी से ज़्यादा मुलाकात होती है। वो महंगाई का शिकवा करता है, महंगाई का गिला करता है। क्या आप समझते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद अब आप महंगाई पे, यानी आपकी हुकूमत महंगाई पे कुछ काबू पा लेगी जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले और वो हुकूमत से खुशी का इजहार करे? अच्छा इमरान साहब, एक तो मैं ये बताना चलूँ कि मैं खुद भी आम आदमी हूँ और मेरा आम आदमी से रब्ता भी रहता है। और ये आपकी बात ठीक है कि महंगाई जो है उससे जो आम आदमी की ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं उससे किसी को इनकार ना ही होना चाहिए। महंगाई के हवाले से ना हमारी 2-3 हिकमत अमली हैं। देखिए, कुछ वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, और आपको मैं ये बताऊँ विद ऑल सिंसेरिटी कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ना उस पर हम हर मुमकिन काम कर रहे हैं। मसलन अगर हमें पता है कि हम गंदम ख़रीद सकते हैं, सब्सिडाइज़ कर सकते हैं, तो आपने देखा कि गंदम का बीच में क्राइसिस आया भी तो हमने दिनों में उसको कंट्रोल किया। 55 रुपये किलो के हिसाब से आटा लोगों को हमने फराहम किया पूरे पंजाब में। इसी तरह आपने देखा कि चीनी के अंदर हमें चीनी इंपोर्ट करके लोगों को देनी पड़ी, लेकिन हमने उसकी प्राइस स्टेबलाइज़ की, मेंटेन की। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीज़ों के ऊपर चली गई है, ग्लोबल कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऊपर हैं। आपको पता है अमेरिका में, चीन में, यूके में भी रिकॉर्ड में। ये जो हसान खबर साहब आप बात कर रहे हैं चीनी और गंदम की, ये तो कंट्रोल के बावजूद भी बहुत ज़्यादा है। आवाम की इस्तात अगर देखी जाए तो उस लिहाज से अभी भी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम 3-4 साल पहले से ही उसको कंपेयर कर लें तो फिर भी वो डबल प्राइस के करीब उनके प्राइस बढ़ चुके हुए हैं। मैं उस पर आ रहा हूँ समीना, 1 मिनट। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चीन, अमेरिका, कनाडा, यूके, वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं, अगर वहाँ पे भी महंगाई इतना बड़ा मसला है, जिनका फाइनेंशियल मसल हमसे कई 100 गुना ज़्यादा है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान फिर एक तरक्की पजीर मुल्क है। उसके बावजूद मैं आपको बताऊँ कि ये जो समीना आपने भी बात की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। और जो एहसास राशन प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, इसमें ना सिर्फ लोगों को 30% रियायत दे रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कवरेज है, 13 करोड़ लोग करीबन इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये इतना बड़ा टारगेटेड सब्सिडी का व्हीकल बन रहा है कि इसके थ्रू आप लोगों को जिस चीज़ पे चाहेंगे आप सब्सिडी दे सकेंगे। पैसे डालने पड़ेंगे, लेकिन आप मज़ीद सब्सिडी भी दे सकते हैं 120 अरब के बाद भी। दूसरा मैं आपको बताऊं कि हमारा जो हेल्थ कार्ड है ना, आप ये देखें कि लोगों के लिए हमने सेहत का जो बजट है उसको हमने ज़ीरो कर दिया। यानी कि अब वो अगर ओपीडी में जाना है तो सरकारी अस्पताल में जाएं, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को अस्पताल जाना पड़ेगा, आपको पता है लोग कर्जे लेते थे, लोगों की नस्लें कर्जे के बोझ तले दब जाती थी, वो भी उनके बजट से निकल गया। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वहाँ वहाँ हम आवाम को आसानी दे रहे हैं। और अच्छा हसान साहब, जैसे ग्लोबल प्राइसेस हसान साहब, उसके फायदा भी जो है हम पास ऑन करेंगे। हसान साहब, ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ें बता दी। मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछली दफ़ा तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बोकोलाब के गंदम के क्राइसिस पे काबू पा लिया और 55 रुपये में आटा मिल गया पंजाब में। अब जो एक नया क्राइसिस दरवाजे पे खड़ा दस्तक दे रहा है, गंदम की बुआई हो चुकी है, डीएपी के ट्रक लूटे जा रहे हैं, यूरिया के ट्रक लूटे जा रहे हैं। आपने खुद भी खबरें देखी होंगी, लोगों को मिल नहीं रही। 2500 रुपये में यूरिया और 9500 रुपये में जो है डीएपी की बोरी मिल रही है। तो अब मुझे ये बताएं, इससे गंदम जो मज़ीद महंगी होगी, जो क्राइसिस होगा, इससे निपटने के लिए भी कोई मनसूबाबंदी की है आपने? जी बिल्कुल इमरान साहब, बिल्कुल खाद का एक मसला चल रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो मुल्क है ना, बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारे मुल्क के अंदर जो मार्केट के अनासर भी हैं ना, वो भी हर अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यूरिया की एक बात बता दूं, यूरिया के क्राइसिस की बुनियादी वजह क्या है। यूरिया की क्राइसिस की बुनियादी वजह ये है, आप सुन के हैरान होंगे कि हम पाकिस्तान में लोगों को 1750 पे यूरिया दे रहे हैं, दुनिया में इसकी कीमत 11,000 से भी ऊपर है।
जब इतना बड़ा डिफरेंशियल आता है ग्लोबल प्राइसेस में वर्सेस लोकल प्राइस, लोगों के इंसेंटिव डिस्टॉर्ट होते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ ये चाहते हैं कि हम जो है ना कोई क्विक बात को पैसे ओवरनाइट हम रिच हो जाएं, पैसे बना लें। हमने जो सप्लाई एंड डिमांड देखी है, ये बात ठीक है कि यूरिया की डिमांड बढ़ी है क्योंकि बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो कैपेसिटी है वो इस काबिल है कि हमारी डिमांड को मीट कर सके। ये मार्केट के फैक्टर्स हैं और इसका एक ही इलाज है और वो है इन्फोर्समेंट, और उन लोगों के खिलाफ इन्फोर्समेंट जो इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। बिल्कुल शोर से वो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया, लेकिन हिलाली साहब की तरफ मैं जाऊंगी। हिलाली साहब, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे कर ले, वरना फिर मैं आपसे भी क्वेश्चन करना चाह रही थी। जी हसन खावर साहब, आपका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है, लॉजिकल है, कोजेंट है, और मैं आपको बताऊं अपॉलोजेटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में हुआ ये है कि मिडल मैन का जो काम है वो होता था गवर्नमेंट का काम, मगर गवर्नमेंट, और ये आप लोगों का कसूर नहीं है, ये एक मुल्क कौम का कसूर है, गवर्नमेंट इतनी पुअर परफॉर्मेंस करने लग गई है कि जो गवर्नमेंट का काम है वो मिडल मैन करता है, और वो एक समझे एक माफिया भी बन जाता है। आपने अभी जिक्र किया फर्टिलाइजर के बारे में, मैं आपको 2-3 चीजें बता सकता हूं। आपको पता है कि स्टोरेज फैसिलिटीज है ही नहीं इस मुल्क में गवर्नमेंट के पास। अगर गवर्नमेंट के पास स्टोरेज फैसिलिटी होता तो ये लोग जो आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस क्रिएट करते हैं, होर्डिंग करते हैं और पकड़े भी नहीं जाते हैं, इनका कोई असर होता ही नहीं। इसका मतलब है ये माफिया जो आया है ये इसलिए आया है कि गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो द लेसन फॉर दिस गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट का काम वापस लें आप। मिसाल के तौर पे वीट स्टॉक्स, आप क्या समझते हैं वीट के प्राइसेस, हम खुद कफील हैं वीट में। आप ये स्मगलिंग हो रही है, यूरिया की भी मैसिव स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान को। ये अगर आप नहीं कंट्रोल करेंगे और आप वो पर्सपेक्टिव नहीं देखेंगे और सिर्फ कहेंगे गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, तो अब ये मसला कभी हल नहीं होगा। रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग। जी हसन खावर साहब, ये थोड़ा मैं चाहूंगी रिस्पॉन्ड जरूर कर दें आप। हसन साहब 1 मिनट सिर्फ मैं भी इस पे थोड़ा सा कमेंट कर दूं। हिलाली साहब जो फरमा रहे हैं हसन साहब, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हिलाली साहब ने जो कहा ठीक है, लेकिन हसन साहब ने पहले जो इन्फोर्समेंट की बात की थी, मुझे अब ये बताएं कि इन्फोर्समेंट करनी किसने होती है? गवर्नमेंट ने। अब हुकूमत का ये तो फर्ज है ना। सर 1 सेकंड सिर्फ हसन भाई, 1 सेकंड। अब ये इन्फोर्समेंट अगर हुकूमत नहीं कर पाती तो कम से कम इस इन्फोर्समेंट का ये गिला ये नहीं दे सकते कि ये पिछली हुकूमत की वजह से इन्फोर्समेंट हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इन्फोर्समेंट अब नहीं यार ये बात नहीं है। मुझे कोई एतराज नहीं है आप जो कहते हैं कि इस गवर्नमेंट का कसूर है। अगर आपने सब होर्डिंग देखा है, एग्जामिन किया है और आप कन्विंस्ड हैं, तो बेसिकली हिलाली साहब का पॉइंट ये कि जो सिस्टम ऐसा बन चुका हुआ है कि जिसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सर मेरी राय है ना, आप उससे जरूर इख्तिलाफ करें, लेकिन मेरा भी कमेंट है। चलिए हसन खावर साहब को सुन लेते हैं ना। बेसिकली तनकीद तो हसन खावर साहब की गवर्नमेंट पे है ना, तो उनसे ही जवाब ले लेते हैं। जी खावर साहब, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो जफर साहब ने बात की और इमरान साहब ने बात किया ना, ये मैं समझता हूँ कि एक स्पेक्ट्रम के 2 एंड है। मैं आपको जरा समझा दूँ। देखिए हिलाली साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने 70 साल के अंदर अपनी मार्केट्स को डिस्टॉर्ट किया, हमने मार्केट्स को रिफॉर्म नहीं किया, हमने मिडिल मैन को ये जगह दी कि वो अनड्यू एडवांटेज ले, वो प्राइसेस डिक्टेट करे, वो होर्डिंग करे, और हमने अपनी इन्फोर्समेंट की जो मशीनरी है उसको भी हमने डिके किया। अब होता क्या है कि इस वक्त हम 21वीं सदी में आ गए, इंस्टीट्यूशंस बनने में डेकेड्स लगते हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट ये तो नहीं कर सकती आके कि 2 साल के अंदर एक नया इंस्टीट्यूशन बना दे। इंस्टीट्यूशन टेक ईयर्स टू बिल्ड। अब ये होता है कि गवर्नमेंट के पास जो इन्फोर्समेंट कैपेसिटी है, वही इन्फोर्समेंट कैपेसिटी चीनी के क्राइसिस हल करने के लिए है, वही आटे के मसले के हल के लिए है, वही खाद के मसले के लिए है, उसी ने आपके बाज़ार चेक करने हैं, उसी ने आपकी मंडियों में प्राइस चेक करनी है, उसी ने आपका अगर कोई और चीज़ आ जाएगी तो उसको ओवरसी करना है। तो आपका जो क्राइसिस मैनेजमेंट का सिस्टम है वो आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी समझनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में हम रिफॉर्म नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म में हमने इन्फोर्समेंट करनी है, हम कर भी रहे हैं,
हमने 550 FIR भी किए हैं, हमने 4.5 करोड़ के फाइन्स भी किए हैं और इन्फोर्समेंट करनी है। अगर आप इन्फोर्समेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पाँव रख देंगे तो प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल बैठ जाएगा। आपने उन अनासर को पकड़ना है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, लेकिन आपने प्राइवेट सेक्टर को सांस लेने की जगह भी देनी है। तो शॉर्ट टर्म में आपने टारगेटेड इन्फोर्समेंट करनी है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, जो हिलाली साहब कह रहे हैं। अगर हमने अपनी एग्रीकल्चर मार्केट्स को रिफॉर्म ना किया, अगर हमने अपनी कमोडिटी मार्केट्स को रिफॉर्म ना किया, तो 22 करोड़ लोगों का मुल्क सिर्फ इन्फोर्समेंट के सर पे नहीं चल सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन दोनों प्लान्स को हमने साथ लेके चलना है। ये आपका बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि हमने जाहिर है कि मार्केट को ये भी नहीं करना कि बिल्कुल ही क्लोज कर दें और एक सख्ती शुरू हो जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जाहिर है कि आप सबको खुली छुट्टी दे दें और जिसका जो चाहे करें। लेकिन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो स्पेसिफिकली हम बात कर लेंगे कि जो पंजाब हुकूमत है उसकी क्या अभी तक कारकर्दगी रही है, उससे मुतालिक जितने भी उमूर हैं जिसमें बल्दियाती इंतखाबात भी है, सेहत कार्ड का विजरा हो गया है, कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, और आखिर बुज़दार साहब पे मुसलसल तनकीद होती रही है, उसकी वजूहात क्या हैं, क्या उसे नज़रअंदाज अभी भी करेंगे हसन खावर साहब। इसके यानी पंजाब पर्सपेक्टिव में भी बात होगी और साथ ही साथ अपोजिशन से मुतालिक बात करेंगे कि अपोजिशन के लिए अब क्या स्ट्रैटेजी बनाने जा रही है PTI की गवर्नमेंट, क्योंकि अब बात लग रहा है कि दोबारा से अदालतों की तरफ जाएगी। तो इस पर बात करते हैं डिटेल में एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक जी। अब तो ऐसा लग रहा है कि जो इनिंग्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके कोई 15 ओवर बाकी रह गए हैं। 35 ओवर का खेल हो चुका है, लेकिन इन 15 ओवरों में क्या कर लेगी आखिर पंजाब हुकूमत, ख़ास तौर पर अगर उसकी बात की जाए, क्योंकि मुसलसल तनकीद की जद में है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में ना सिर्फ ये कि PTI के अपने लोग भी इस पर कहीं ना कहीं तनकीद करते रहे हैं, चाहे ढके छुपे अल्फाज में चाहे खुलकर, बल्कि इसके साथ साथ मीडिया पर भी हम देखते हैं कि मुसलसल तनकीद होती रहती है। अवाम की भी कोई राय बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या वजह है आखिर कि पंजाब हुकूमत जो है वो अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पा रही? अगर नहीं कर पा रही तो हसन खावर साहब से जानते हैं। हसन साहब, मेरा आपसे यही सवाल है, बुज़दार साहब मुसलसल हमेशा ही तनकीद की जद में रहे हैं, आखिर कोई तो वजह होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हों जो किसी को नज़र ही नहीं आ रहा और वो फिर बिला वजह तो तनकीद नहीं हो सकती। कहाँ कमी है पंजाब हुकूमत में? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक तो मैं थोड़ा सा आपकी बात में ऐड करूं कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में लोगों के ख्यालात बदल रहे हैं, और मैं जब लोगों के साथ बैठा हूं, मैंने बात की है, अब वो देख रहे हैं कि बुज़दार हुकूमत ने क्या काम किया है, और मेरे ख्याल में उनको एहसास भी हो रहा है। मसला कहाँ पे आया? मसला ये आया कि जो पिछला गवर्नेंस का मॉडल था ना, वो थिएट्रिक्स पे बेस्ड था। और थिएट्रिक्स का मतलब ये है कि आप तस्वीरें खिंचवाएं, आप वन मैन शो चलवाएं, और उसके बाद आप उन चीज़ों में लगवाएं पैसे जो एक ख़ास कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर करते हैं, जहां ओपिनियन मेकर्स बैठे हैं वहां पे आप पैसे लगाएं। पूरा पंजाब तरक्याती अखराजात के लिए तरसता रहा पिछली हुकूमत में, और उनको कोई पैसे नहीं मिले। तमाम पैसे उन मॉडल प्रोजेक्ट्स में डाले गए जिनके साथ तस्वीरें खिंचवानी थी, जिनके ऊपर सियासत करनी थी, और शहबाज शरीफ साहब के अलावा पूरी हुकूमत में तो ना कोई और वज़ीर नज़र आता था, ना कोई और लीडर नज़र आता था। तो ये वो मॉडल था जिसकी आदत डाल दी गई कौम को। अच्छा, जब बुज़दार साहब की हुकूमत आई तो लोगों को पहले हैरानी हुई कि जी जनूबी पंजाब से एक सियासतदान को ये पोजीशन दे दी गई। उनका तरीक़ाकार भी और था, वो तस्वीरें खिंचवाने पे, फ़ोटोशूट में बिलीव नहीं करते थे। ये भी लोगों के लिए हैरानी की बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि यार ये पैसे जो हैं ये पूरे पंजाब का हक है, यकसां तरक्की होनी चाहिए, जनूबी पंजाब को भी दें, शुमाली पंजाब को भी दें, वस्ती पंजाब को भी दें। ये भी लोगों को बात समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा कि जी एक ही जगह लगा दें पैसे, 200, 250, 300 अरब से कोई ट्रेन बना दें, लोग कहेंगे कि ये बुज़दार साहब ने ट्रेन बना दी। उन्होंने कहा नहीं। तो ये मॉडल हमारा फ़र्क था, और मैं आपको एक दो मिसालों से वाज़ेह कर, लेकिन मॉडल ही था या इस पे काम भी हुआ? जनूबी पंजाब की आप बात करें, कहाँ पे क्या क्या किया आप लोगों ने? अभी आपको बताता हूँ। देखें, पहले आपको एक छोटी सी मिसाल से शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि लाहौर जब आती थी बरसात तो लाहौर पानी में डूब जाया करता था। जब पानी में डूबता था तो हमारे जो पिछले वज़ीर आला थे वो जाकर तस्वीरें खिंचवाया करते थे। लोग कहते थे वाह वाह वज़ीर आला खुद आ गए। कोई ये नहीं पूछता था कि भाई हर साल आप ये आके तस्वीर खिंचवाते हैं, ये लाहौर डूबता क्यों है? अच्छा, लाहौर डूबता इसलिए था कि लाहौर के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका हुआ था। उसके लिए आपको कोई अंडरग्राउंड सोल्यूशन देना था।
बताया ये जाता है कि जब पिछली हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब को यह बताया गया और कोई प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, तो उन्होंने ये कहा कि उस चीज़ पे पैसे लगाने का क्या फ़ायदा जो ज़मीन के अंदर हो, उस पे लगाएं जो ज़मीन के बाहर हो। हमने आकर उस पॉलिसी को चेंज कर दिया। लाहौर में 9 इलाकों को आइडेंटिफाई किया और 9 अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर स्टोरेज टैंक्स का कॉन्सेप्ट दिया। उसमें से एक कंप्लीट हो चुका है, 2 मुकम्मल होने के पास हैं और उसके बाद बाकियों पे काम शुरू हो रहा है। अब उन इलाकों में पानी खड़ा ही नहीं होता। तो ये वो मॉडल है। अब आप तस्वीरें ना खींच सकते जाकर, अब हम खाली सड़क पर तस्वीर खिंचवाएंगे कि पानी नहीं खड़ा हुआ, ये हमारा तरीका नहीं है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में और पंजाब की तारीख में इस वक्त सबसे बड़ा तरक्याती बजट है पंजाब के पास 686 अरब का। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट का PSDP डालें तो ये 750 अरब के करीब बनता है। हमने उसमें 400 अरब रुपया दिया हेल्थ इंश्योरेंस को। ये पैराडाइम शिफ्ट नहीं था। पैराडाइम शिफ्ट ये है कि लोग, आपने कभी आज तक कोई सरकारी अस्पताल ऐसा देखा है जिससे लोग खुश हों, चाहे वहाँ पे डॉक्टर जितनी भी तनदेही से काम कर रहे हों? उसकी वजह यह है कि जब वो अच्छा इलाज करते हैं वहाँ पे रश पड़ जाता है, सर्विसेज बैठ जाती हैं। इसका मॉडल था प्रो मार्केट, यानी कि आप लोगों को इंश्योरेंस दें, प्राइवेट सेक्टर पैसे इन्वेस्ट करे, आप लोगों का हेल्थ केयर का बिल पिक करें। 400 अरब रुपया हम लगा रहे हैं। हम भी 400 अरब के अंदर 3-4 शाइनी प्रोजेक्ट्स बना देते। हमने कहा नहीं, हमने इसको नया पाकिस्तान सेहत कार्ड में ये पैसे डालने हैं। इसी तरह हमारा जो अजला का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज है 360 अरब का, ये वो पैसे हैं जो हर ज़िले में जा रहे हैं। लोग अपनी मर्जी के मुताबिक इन पैसों को खर्च कर रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं ठीक, वो बताते हैं कि जी इधर हमें पानी की, लेकिन इमरान साहब को फिर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। एहसान कावर साहब, मैं चाहूँगी आप उनकी बात सुने और फिर उसको रिस्पॉन्ड करें, और फिर मैं हिलाली साहब से भी लूंगी। हिलाली साहब, वैसे इस पंजाब हुकूमत पे आप भी तनकीद करते रहे, तो मैं आपसे भी लूंगी कमेंट इस पर बाद में। पहले इमरान साहब जी। इमरान साहब हसन साहब, गुजारिश ये, इस बात से मैं आपकी 100% मुत्तफिक हूँ कि बुज़दार साहब को लोगों ने कबूल नहीं किया। शुरू में जब ये बने तो इन्होंने कहा, क्योंकि इनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं था, और ये तासुर दिया गया विद इन PTI कि बुज़दार साहब को इसलिए सिलेक्ट किया है इमरान खान साहब ने कि वज़ीर आज़म ख़ुद इस्लामाबाद में बैठ के पंजाब को भी चलाना चाहते थे। ये उनका पहला ड्रॉबैक था। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि फिर यहाँ पे पावर हाउसेस बन गए? आपने शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद की कि वो 1 मैन शो करते थे, लेकिन 1 मैन शो में लोगों को रिजल्ट तो मिल जाता था। यहाँ गवर्नर हाउस में अलग पावर हाउस बना हुआ था, स्पीकर हाउस में अलग पावर हाउस बना हुआ था, 7 क्लब पे अलग पावर हाउस बना हुआ था। मियाँ असलम इकबाल साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, अलीम खान साहब, कितने नाम लूँ जिनको फिर जिनको CM के लिए नाम जिनका आया, इंटरव्यू किया गया, वो सब, उनसे सबसे नाराज़गियाँ भी हुई और वो सब जो हैं अपना अपना एक नया ऑफिस बना के बैठे हुए थे। ये सारी चीज़ें जो थी विद इन PTI में बात कर रहा हूँ, अभी मैं अपोजिशन की तरफ नहीं आ रहा। तो आप क्या ये नहीं समझते कि इन सारी चीज़ों से भी ये जो एक इम्प्रेशन है, परसेप्शन है, वो बुज़दार साहब का ख़राब हुआ? अब आ जाते हैं कारकर्दगी की तरफ। आपने ये फरमाया कि आपका मॉडल नहीं था तस्वीरों का, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसके बाद आपने भी वही मॉडल अपना लिया। अभी आज आप लाहौर में अगर देख लें तो आपको कितने स्टीमर नज़र आएंगे, कितनी चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें आपको बुज़दार साहब की तस्वीरें नज़र आएंगी। मुझे इतराज़ नहीं है, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि मॉडल तो फिर भी वो अपना लिया गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो अवाम तो फिर मुआवजा करेंगे इन चीज़ों का। जी एहसान कावर साहब। अच्छा, मैं दूसरी बात का पहले जवाब देता हूँ। छोटा सा जवाब है, कोई सरकारी इश्तिहार ऐसा नहीं है जो हमने तशहीर के लिए किया हो या जिसमें हमने बुज़दार साहब की तस्वीर लगाई हो। मैं समझता हूँ कि ये बात शायद इंप्रेशन आपका गलत है या किसी ने कोई प्राइवेट चीज़ लगाई होगी। ऐसा कोई इश्तिहार नहीं है। हमने जो भी कैंपेन्स रन किए हैं वो अवेयरनेस के लिए किए हैं, हुकूमत पंजाब की तरफ से किए हैं, बुज़दार साहब की तरफ से नहीं गई, ना ही उनकी तस्वीर हमने कहीं लगाई है। एक बात नहीं किया, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने पहले की, मैं ज़रा उस पर 1 मिनट लेता हूँ। देखिए, बात यह है कि टीम के कैप्टन का काम क्या होता है। टीम के कैप्टन का ये काम तो नहीं होता अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप ही विकेट कीपर बने, आप ही बॉल कराएं, आप ही बैट्समैन बन जाएं। आपने अपने प्लेयर्स को डेवलप करना है। आपकी बैटिंग लाइन अलग है, आपका अटैक अलग है। अच्छा, अब आप अगर शहबाज शरीफ साहब का दौर देखते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं उनके गुजरा कौन थे तो 1-2 के बाद आपके पास नाम ख़त्म हो जाएंगे। बुज़दार साहब का मॉडल और था। उन्होंने कहा कि अपने अपने वज़ीरों को अपनी वजारतें चलाएं, उनको जगह दें, उनको स्पेस दें, उनको वसाइल दें, वो अपने काम लेके चलेंगे। अब आप मुझे बताएं
कि आप बुज़दार साहब को अगर सिर्फ देखते हैं, आप बुज़दार साहब की टीम को देख लें, मैं आपको गिनवाता हूँ, आप राजा बशारत साहब को देख लें, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, मुराद राज साहब को देख लें, मियाँ असलम इकबाल साहब को देख लें, मियाँ महमूद रशीद साहब को देख लें, राय तैमूर भट्टी साहब को देख लें, लंबी लिस्ट है, मोहसिन लगारी साहब को देख लें। ये सब लोग अपनी अपनी फील्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं, ये भी तो बुज़दार साहब की टीम है ना। ये भी उनको जो बजट है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है, वो चीफ मिनिस्टर देते हैं, उनको डायरेक्शन चीफ मिनिस्टर देते हैं। तो ये सारे, अब अगर हम ये समझें कि ये टीम की कारकर्दगी नहीं है, इंडिविजुअल्स किया, तो मैं समझता हूँ ये ओपिनियन ठीक है, पावर को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। मॉडल। चलिए हिलाली साहब का अब लेते हैं, ये भी बड़ी तनकीद करते होते हैं अक्सर पंजाब हुकूमत पर, बुज़दार साहब पर भी, तो उनसे भी जानते हैं उनके क्या कमेंट हैं। जी हिलाली साहब। पहली बात तो ये है कि खावर साहब, यू हैव गिवन एन एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन, प्लॉजिबल और बहुत क्रेडिबल। शुक्रिया, इसलिए कि आपके पहले जो स्पोक्समैन थे इतने एलिक्वेंट नहीं थे। मगर आपको मैं एक और दो चीज़ें और भी आपको मैं तारीफ नहीं, ये रियलिटी है। आपको पता है भाई, ये शरीफ्स के बारे में, एक कप्तान है और दूसरा शरीफ वो बैट करता है और तीसरा शरीफ वो बॉल करता है। ये तो हमने देखा हुआ है यार, 30 साल से शरीफ और फिर फीमेल शरीफ्स भी अभी आ गए हैं। तो ये एक डायनास्टिक है, इनका एक बुरा आदत है, ये कभी नहीं जाएगा। ये दिस इज व्हाट शोज कि ये इमेच्योर पॉलिटिशियंस हैं, ये आए नहीं है, पनप के नहीं आए हैं, इनको बनाया गया है, गोदी में बिठाया और फिर गोदी से पॉलिटिशियन बनाया। मगर आपको मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि बुज़दार साहब को उनका प्रोजेक्शन और उनका इमेज के लिए, मे बी इट्स एन इमेज प्रॉब्लम, अगर वो लो प्रोफाइल आदमी है और अच्छी बात है कंपेयर टू ये नवाज शहबाज शरीफ जो बूटों में और खुदा जाने किधर किधर फिरता था और फोटो लेता था अपने आप का। इट्स वेरी गुड, लो की होना चाहिए, मगर इतना भी लो की नहीं होना चाहिए कि पीपल डोंट नोटिस यू। और जो भी बुरा हो वो कहते हैं कि इसलिए इसने कुछ, he didn't seem to flare up, या उधर पहुंचा नहीं, तो ऐसा लगता था कि he didn't care। मैंने मे बी इट्स रॉन्ग, प्रॉबेबली रॉन्ग, मगर फिर भी मेरे ख्याल में इनका इमेज जो है उसको बिल्डअप करने के लिए थोड़ी सी जरूरत है। आप जी, मैं अगर जफर साहब आप 1 मिनट अगर इजाजत दें, मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। एक तो आपका शुक्रिया, आपने तारीफ भी की। अच्छा देखिए, ये जो आपकी जो बात है ना, इसमें मैं इमरान साहब की बात को भी मिलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी गवर्नर साहब हैं, स्पीकर साहब हैं। देखिए हमारी इमरान साहब पार्टी में जो बात जफर साहब ने की ना, मैं उस पर बिल्ड करता हूँ। डाइसेंट की गुंजाइश है और जमहूरी रवैया भी ये है कि टेबल के ऊपर अगर आप बैठे हैं, आप भी बोलें मैं भी बोलूँ, सबकी बात सुन के बेहतरीन फैसला किया जाए। अगर ख़ानदान के चंद लोगों ने नाश्ते की टेबल पे बैठ के कौम और मुल्क के फैसले करने हैं, उस मॉडल पे तो हम यकीन नहीं रखते। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए ये हेल्दी है कि आपकी पार्टी के अंदर से डिफरेंट वॉइसेस आ रही हैं, डाइसेंट आता है, उस डाइसेंट को हम एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद हम फैसले करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ जफर साहब, आपने मुनासिब बात की। देखिए चीफ मिनिस्टर साहब का ना तरीका और है। आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब जाते थे, मौके के ऊपर लोगों का सस्पेंड कर दो, ये किया वो किया, मार धाड़। जो बुज़दार साहब हैं उन्होंने अपने नीचे स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट को ये हिदायत की हुई है कि वो एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट निज़ाम बनाए। वो बन भी गया हुआ है। तमाम डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होती है, तमाम अथॉरिटीज़ की होती है, तमाम कंपनीज़ की होती है। वो बताते हैं, कलर कोड करते हैं कि जी ये एक्सीड कर रहा है, ये अनसेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री है, ये ऑन द मार्क है। उसकी बुनियाद पर जजा और सजा का जो सिस्टम है वो बनाया गया है। जो लोग नहीं अच्छा परफॉर्म करते उनको वार्निंग दी जाती है, ट्रांसफर की जाती है। तो ये सिस्टम को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सिस्टम में बिलीव करने वाले लोग हैं, जाती तशहीर में नहीं। हसन साहब माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं कि आपने अपना केस बड़ा अच्छे तरीके से प्लीड किया और आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें अगर जान की अमान पाऊँ तो ज़रूर गुजारिश ये है कि आपने जो कुछ कहा ना, ऐसे लगता है कि पंजाब में दूध की और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। अगर कहीं रह गई हैं तो वो भी 2-4 घंटे में शुरू हो जाएंगी और मसला कोई नहीं। मैंने जो आपसे बात की थी ना, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुझे पंजाब के सीनियर तरीन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बारखा ये कहा कि जनाब हम इसलिए डिलीवर नहीं कर पा रहे, हम इसलिए नहीं करते कि एक तरफ से हमें वहाँ से फ़ोन आ जाता है, उनकी ना माने तो वहाँ से फ़ोन आ जाता है, उनकी ना करें तो वहाँ से फ़ोन आ जाता है। नंबर 1। नंबर 2,
आपकी हुकूमत पे ये इल्ज़ामात लगे कि यहाँ पे डीपीओज और डीसी के हवाले से, मैं नहीं कहता ये सच है, मैं इल्ज़ाम कह रहा हूँ कि पैसे लेके पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स की गई। तीसरी बात ये कि जो यहाँ पे मामलात थे, ख़ास तौर पे वज़ीर आला हाउस में भी कुछ लोगों की ये निशानदेही की गई और मीडिया में ये बड़ा कुछ कहा। मैं कहता हूँ हो सकता है ये सब कुछ अपोजिशन का खेल हो, अपोजिशन इस तरह की इल्ज़ाम तराशी कर रही हो। मैं नहीं कहता ये 100% ठीक होगा, लेकिन क्या आप समझते हैं कि एंड ऑफ द डे वोट से फैसला होगा, मीडिया पे तो कोई फैसला नहीं होना। तो आपकी कारकर्दगी ऐसी है कि अगले इलेक्शन में लोग आपको वोट दे के दोबारा अगले 5 साल के लिए मुंतखब कर लेंगे? अच्छा इमरान साहब देखें, मैं ना एक बात वाज़ेह करूं, मेरा बिल्कुल ये बात करने का मकसद नहीं कि पंजाब में सिर्फ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। मैं सीधी बात करने में बिलीव करता हूँ। वो चीज़ें जहाँ पे हमारी कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग है, वैक्सीनेशन के अंदर आउटस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस में आउटस्टैंडिंग है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में आउटस्टैंडिंग है, मैं बता रहा हूँ। आपने जब खाद का जिक्र किया, मैंने आपको बिल्कुल मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने कहा जी ये क्राइसिस हुआ है, हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पहले जो क्राइसिस हुआ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, टफ टाइम्स है, हमें बेहतरी करनी है, हमें बेहतरी की तरफ जाना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि टाइम्स बहुत टफ है और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे वसाइल हैं उसमें रह कर हम आवाम की हेल्प करें, लेकिन हमारा मॉडल फ़र्क है। आप हमारी बात समझें, आपको खुद ब खुद नज़र आएगा। अच्छा दूसरी बात जो आपने की ना कि ब्यूरोक्रेट्स ने ये कहा, देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर हमने ये कहना है कि डिलीवरी हो रही है या डिलीवरी नहीं हो रही, तो मेरा एक सवाल ये है मैं कि जी हम डिलीवरी को डिफ़ाइन कर दें। डिलीवरी को आप डिफ़ाइन करते हैं गवर्नेंस पे, आप डिलीवरी को डिफ़ाइन करते हैं तरक्याती कामों पे। तो देखें, और मैं आपको बताऊं कि तरक्याती काम हमारी यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, हमारे तरक्याती फ़ंड सबसे ज़्यादा हैं, हम दे रहे हैं पूरे सूबे को, हम एक दो जगह पे उसको मरकूज़ नहीं कर रहे। आप गवर्नेंस की बात करें, मैं आपको बताऊं कि लोकल गवर्नमेंट, आप ये छोड़ दें कि मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट करता हूं, आप लोकल गवर्नमेंट का हमारा लॉ उठा के देख लें, आज तक पाकिस्तान में किसी ने हौसला किया था डायरेक्ट इलेक्शन कराने का? आपके ख्याल में क्या पीटीआई के पास ऐसे सियासी पंडित नहीं थे जो हमें मशवरे देते कि जी टफ टाइम्स हैं, इंडायरेक्ट इलेक्शन कराएं, जो भी रिजल्ट आएगा। वैसे मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था और मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। हसन खावर साहब, अगर आप इसका शॉर्ट सा आंसर कर दें तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर ब्रेक से वापस आकर आपसे बलदियाती इंतखाब के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगी कि कब तक होने की उम्मीद है और क्या इसके लिए आप लोगों के प्लान्स हैं। अगर आपका कोई शॉर्ट आंसर है तो आप जी मैं इस पे बाद में आता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप डिलीवरी को डिफाइन करें, तरक्याती काम देखें, गवर्नेंस देखें, तो आप ये बात कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपकी डिलीवरी पहले से बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम एनेक्डोटल बात पे चलेंगे तो फिर तो कोई भी आंसर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें भी सवाल बहुत सारे हैं। नहीं वाकई एक फिक्रा मैं भी कहता हूँ, डिलीवरी तो वाकई बहुत ज्यादा, इसीलिए तो इस 3 साल के अरसे में आप देखें 5-6 आईजी और 5-6 चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील हो गए, कोई अफसर 8-8 सेक्रेटरी तब्दील हो गए। ये डिलीवरी तो है। इस पे रिस्पॉन्ड कर दूं? ब्रेक जी कर दीजिए। अच्छा देखें, बात यह है कि आप देखें इस तनाजुर में उसको लें कि हमारी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन हाई है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरेगा, हम 6 दफा भी बंदा चेंज करेंगे, तो डिलीवरी देनी है। लेकिन ये जरूर मैं आपसे ब्रेक से आके पूछूंगी कि फिर वो पंजाब में फॉर्म्स कहाँ गई, वो क्यों ना हो सकी। पंजाब की बल्दियाती इंतखाब से मुतालिक भी बात और कुछ अपोजिशन से मुतालिक भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, बहुत सारे सवालात हैं और टाइम कम है। मैं चाहूँगी एहसान साहब अब आप ज़रा शॉर्ट सा आंसर कर दें मेरे दोनों सवालात का। एक तो ये कि बल्दियाती इंतखाबात कब तक होने का इम्कान है, और दूसरा ये भी कि क्या इसमें आप लोग ईवीएम को टेस्ट करवा सकेंगे किसी भी हलके में, किसी भी जगह पर, किसी छोटे हलके में? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात वक्त पे होंगे और इंशाल्लाह मार्च अप्रैल तक हमारा पूरा इरादा है कि हम ये करवाएंगे और लोगों को एक बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम देंगे। बल्दियाती कानून का ऑर्डिनेंस आ चुका है, उसके तहत जो है हम तैयारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन वो असम्बली में ज़ेर बहस है। अगर कोई मज़ीद तब्दीलियाँ आएँ तो वो कानून की शक्ल में आ जाएंगी और हम आगे लेके चलेंगे। ईवीएम के हवाले से देखिए, जो वफाकी कानून था वो आ गया था, हमने अपने कानून को उससे अलाइन किया है, हमने उसमें ये लिखा है कि हम ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे
और इलेक्शन क्योंकि करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने है, तो इस पे किस मॉडल पे वो कराएंगे, फेजेस में कराएंगे, कैसे कराएंगे, इसमें जाहिर है कि हतमी बात उनकी तरफ से आएगी, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम। और हसन खावर साहब, एक शॉर्ट सा आंसर प्लीज उस पर भी। पुलिस रिफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा बात थी, लेकिन वो हो ना सकी पंजाब में उस तर्ज की जैसे केपी की मिसालें दिया जाती थी। अच्छा देखिए, जब हम पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा इसका एम्बिट, इसकी बात को मज़ीद वसी कर दूंगा। हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म चाहिए। अगर हम सिर्फ पुलिस को रिफॉर्म करेंगे तो शायद हमें वो रिजल्ट ना मिले। हमें पुलिस को भी रिफॉर्म करना है, हमें प्रोसिक्यूशन को भी रिफॉर्म करना है, हमें अदलिया को भी रिफॉर्म करना है, तभी पूरा जो आपका जस्टिस का सिस्टम है वो रिफॉर्म होगा। पुलिस के अंदर हम रिफॉर्म कर भी रहे हैं, मॉडल पुलिस स्टेशन बना रहे हैं, बिहेवियरल चेंज पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हमें उसको मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा जो अभी तक के गवर्नेंस रिफॉर्म है, हमारे लोगों के मसाइल एक थाने से होते हैं सबसे ज़्यादा और एक पटवारी से होते हैं। तो हमने महकमा माल के अंदर लातादाद रिफॉर्म्स किए हैं, हमने देही मराकज़ माल बनाए हैं, ठीक है। हमने जो हमारा चलिए ये हिलाली साहब इस पर बात करते हैं, हमेशा मैं चाहूंगी वो इस पर जरूर कमेंट करें। हिलाली साहब, आप हमेशा ये बात करते हैं कि ना सिर्फ ये कि पुलिस बल्कि पूरा जस्टिस सिस्टम है हमारा वही इम्प्रूव होना चाहिए। कोई सजेशन है आपकी शॉर्ट सी तो आप जरूर दे दें हसन खावर साहब को इस हवाले से। नहीं, मैं इस पे तो बहुत कम कहूँगा। ये कहूँगा कि हमारा जस्टिस सिस्टम आप देखते हैं दुनिया में 136 है। मेरे ख्याल में ये डेमोक्रेसी हो के अगर ये जस्टिस सिस्टम ऐसा हुआ तो कुछ बहुत बड़ी गलतियां हैं और ये बिल्कुल दे हैव टू बी करेक्टेड क्विकली। और मैं अग्री करता हूँ आपसे, पहले जस्टिस सिस्टम को करें और उसके बाद पुलिस को और दूसरों को। मगर अगर मैं आपको जल्द से एक बात कहूँ, आपने बड़ा अच्छा तरीके से पंजाब में जो सिचुएशन है यू हैव डिस्क्राइब्ड इट, और इंशाल्लाह अगले दफ़े काश के आप नेशनल स्पोक्समैन होते, नॉट ओनली फॉर पंजाब, इसलिए पाकिस्तान इज़ मोर देन पंजाब। मगर अगर आप होते तो मैं आपको एक बात जल्द से कह देता हूं कि कन्वे आप करें अपनी लीडरशिप को कि जब वो पावर में आए थे तीन इश्यूज थे जिस पे पूरा मुल्क मुलव्वस था इन टर्म्स ऑफ अटेंशन एंड डिजायर के वो ठीक हो। एक था सर्कुलर डेट, दूसरा था PIA, तीसरा था स्टील मिल। और 3 साल हो गए हैं कावर साहब, कुछ नहीं हुआ है, ज़िल्च हुआ है। और $1 बिलियन रुपया हर रोज हमारे ट्रेजरी से जा रहा है। प्लीज आपके लोगों को जाके कहें कि इस पे 3 साल के बाद एक प्रोग्रेस नहीं हुआ। आपका इमेज इतना डेंट हुआ है इसके वजह से। एंड आई थिंक आप PR स्पोक्समैन आप ये करेंगे। निशान देंगे हिलाली साहब। इमरान साहब, आप भी कुछ सवाल शायद करना चाह रहे हैं? मैं ये करना चाहूँगी, ये तो हिलाली साहब ने जो बात की है बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहूँगा मैं भी कि हसन साहब जरूर इस पे बात करें। अच्छा हसन साहब, आपने कहा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल्कुल ठीक है, पुलिस रिफॉर्म्स भी उससे अटैच हैं, लेकिन मैं आपने क्योंकि पीछे बात हो रही थी कारकर्दगी की, तो मैं इस पे ना एक तवज्जो ज़रूर आपकी दिलाना चाहूँगा कि इतनी अच्छी कारकर्दगी के बावजूद, मुझे ये भी पता है आप मेरे सवाल का जवाब क्या देंगे, लेकिन मैं सवाल कर दूँ ज़रूर। अभी जो लेटेस्ट आया डेटा लाहौर में पुलिस का, तो पिछले साल की निस्बत 57% जो है मुकदमात में इजाफा हो गया, यानी क्राइम रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया लाहौर में। मुझे यकीनन ये पता कि आप कहेंगे कि आपने FIR का निज़ाम इतना आज़ाद कर दिया ना कि पहले मुकदमा दर्ज नहीं थे होते, अब हो गए हैं इसलिए। लेकिन क्या वाकई दिल पे हाथ रख के आप कहें, क्या वाकई नहीं आप समझते कि लाहौर में क्राइम रेट इस वक्त वाकई बहुत ज़्यादा है? अच्छा देखें, मैं पहले इमरान साहब की बात का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं हिलाली साहब की बात को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। मैं इमरान साहब नहीं समझता कि लाहौर में क्राइम बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि हमारा शहर बेहतर हुआ है और हमारा क्राइम इंसिडेंट्स क्राइम कम हुआ है, लोगों की परसेप्शन ऑफ सेफ्टी बेहतर हुई है। मैं ये समझता हूँ लोग आज़ाद फील करते हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, और मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइंद बात है। मैं हकीकतन ये समझता हूँ कि जो क्राइम रजिस्ट्रेशन है उसका इंसिडेंस ऑफ क्राइम से ताल्लुक़ नहीं होता। ये पूरी दुनिया का यही है तरीका। आप लोगों को ना क्राइम रजिस्टर करने दें, आपका रिपोर्टेड क्राइम नीचे चला जाएगा, लेकिन लोगों का सेफ्टी परसेप्शन भी नीचे चला जाएगा। तो एक ऐसा सिस्टम जहां लोग बिला खौफो खतर जाकर अपनी FIR करा सकें, उनको फैसिलिटेट किया जाए, वो ये शो करता है कि सिस्टम चल रहा है। और दुनिया में क्राइम के इंसिडेंट्स मेजर करने के लिए परसेप्शन सर्वे, सेफ्टी परसेप्शन सर्विस किए जाते हैं।
ताकि पता चले कि लोग सेफ फील कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप नाकों की तादाद ज्यादा बढ़ा देंगे तो लोग अनसेफ फील करते हैं। हसन खावर साहब, हिलाली साहब को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल, मेरे पास लास्ट मिनट चल रही है जी। अच्छा, गर्दिशी कर्जे के हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमने IPP से, हिलाली साहब आपकी बात ठीक है, बहुत बड़ा मसला है, हमने IPP से रिनेगोशिएशन की। हम आज जो टैरिफ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं वो भी उसके लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो जो सब्सिडी का अमाउंट था वो इसलिए बढ़ाया ताकि वो गर्दिशी कर्जे को मज़ीद ना बढ़ाए। हमने जो हमारे डिस्कोस थे उनके बोर्ड्स को भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया। वो जो हमारा रिफॉर्म एजेंडा गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए वो जारी और सारी है, लेकिन ये थोड़ा सा डीप रूटेड प्रॉब्लम है और इसमें हमें मजीद काम करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बीच में कोरोना का 1 साल भी था, इकोनॉमी बंद थी, वो टाइम रिफॉर्म समझ लेते हैं सब कुछ। आज एक काम जरूर कीजिएगा हसन भाई, अपने ड्राइवर या कुक को भेजिएगा कि वो चोरी की FIR दर्ज कराए और आपका तारुफ ना करवाए। फिर अगर उसकी FIR दर्ज हो गई तो मैं समझूंगा कि FIR लाहौर में आज़ादी से दर्ज हो रही। चलिए, और हसन खावर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा भी है जिसको आप बस चंद सेकंड्स ही हैं आखिरी, उसमें रिस्पॉन्ड कर दें। नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं, ला रहे हैं आप उन्हें वापस या इंतजार करेंगे कि वो खुद ही आ जाएं? बिल्कुल वापस लाने के लिए हर मुमकिन कानूनी कोशिश करेंगे, क्योंकि यही कानून का तकाजा है और यही जस्टिस का तकाजा भी है कि उनको लाएं। वरना ये तो नहीं हो सकता कि गरीबों को आप अंदर रखें और अमीरों को आप कहें छुट्टी दे दें कि जी आप। शहबाज शरीफ साहब को भी पकड़वाएंगे क्या? क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं अब, क्योंकि वो जामिन थे। जी बिल्कुल, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनकी जमानत पे तो उनको जाने दिया गया था, क्यों नहीं। ठीक है, ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन, आप हमारे साथ आज मौजूद रहे। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान, जिस पर न सिर्फ हमने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से और मुख्तलिफ अमूर के हवाले से आपने उनकी राय जानी, बल्कि इसके साथ साथ जो ओवरऑल मामलात हैं उसके हवाले से भी उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने जाना। फैसला आपको खुद करना है कि सद तक आप मुतमिन हैं या नहीं उनके जवाबात से। लेकिन एक चीज़ जो है वो कंसेंसस नज़र आ रहा है, वो ये कि जनाब टाइम हर चीज़ में उनको लगता है कि उनको मज़ीद चाहिए, लेकिन क्या अवाम ये टाइम देने के लिए तैयार है या नहीं, ये तो अब आवाम ही जानते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म है, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।